गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सबका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा और आप सब जो है मंडे का इंतज़ार कर रहे होंगे कि दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज के जो सेशन का आगाज़ हो और आप उसमें शिरकत कर सकें। हम अपने वीकेंड सीरीज़ की जो वीडियोस का एक सिलसिला है उसमें आज भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड बिलीव मी यू विल फाइंड इट यूजफुल रिगार्डलेस कि आप न्यू कमर हैं स्टॉक एक्सचेंज में या पुराने एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं। It will be useful for you. It will be a good addition to your knowledge and information. सो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। हम में से तमाम लोग जो स्टॉक एक्सचेंज से किसी न किसी सूरत में वाबस्ता हैं, वो इस तस्वीर, इस कैफियत, इस सिचुएशन से बखूबी आगाह होंगे। हम सब किसी न किसी स्टेज पे इस सिचुएशन से गुजरते भी हैं और इस जो फीलिंग है उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। और यकीन माने कि ये वाली जो सिचुएशन है और ये एक्सपीरियंस हमें बार बार देखने को मिलता है वाइल वी आर वर्किंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। हम अगर इसको बहुत अ, तहम्मुल से सोचें कि व्हाट आर द रीजंस कि हमें बहुत दफ़ा इस सिचुएशन और इस फीलिंग से गुजरना पड़ता है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे क्या चीज़ हम ख़राब कर रहे हैं। ये वीडियो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज बेसिकली पोर्टफोलियो के बारे में है कि हाउ टू प्लान अ फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो, जो कि आपको जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी उस सिचुएशन से काफ़ी हद तक महफूज रख सके वाइल यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जब मैंने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी बिजनेस शुरू किया था तो उस वक्त आई ट्राई टू सर्च फॉर सच ए वीडियो बट मुझको नहीं मिली। बाद में कुछ पैचेस में कुछ वीडियोस मिली लेकिन उसमें कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड आई डिसाइडेड कि जब भी मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा सो आई विल कवर दिस टॉपिक इन डिटेल, ताकि कुछ लोग इससे देखें, इसको सीखें, या उनकी एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस है वो रिफ्रेश हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि जो न्यू कमर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो अक्सर आपको कुछ शिकायत, कुछ गिले शिकवे करते हुए नज़र आएंगे, जिनमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो मुश्तरका आपको नज़र आएंगी डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से। जहाँ पे आपको बहुत से लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की समझ नहीं आ रही, स्टॉक एक्सचेंज सट्टेबाजी है, इसमें मैनिपुलेशन है, इसमें स्पेकुलेशन है। मैं जिस शेयर को भी हाथ लगाता हूँ उसकी प्राइस गिरने लग जाती है। अ, मेरी किस्मत में फ़ायदा ही नहीं लिखा। अ, ये सारा एक ड्रामा है स्टॉक एक्सचेंज का जो कि लोगों से पैसे बटोरने का एक तरीका बनाया गया है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हम सब इन तमाम शिकवों से बखूबी आगाह भी हैं, वाकिफ़ भी हैं, क्योंकि हम किसी न किसी स्टेज पे खुद भी ये शिकवे और गिले कर चुके हैं या इवन अभी भी हम सेम जो सिचुएशन है उससे गुजरते भी हैं और सेम शिकायत हम खुद भी करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग जहाँ पे हम वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के गिले करते हैं। हम इनिशियल जो पुअर परफॉर्मेंस है अपने स्टॉक्स की उसकी गिले करते हुए नजर आएंगे आपको। हम आपको ये भी बात करेंगे कि यूट्यूब चैनल में मैं इस इंसान को फॉलो करता हूँ, उसके मशवरे के हिसाब से मैंने फलाना शेयर खरीदा और मुझे नुकसान हो गया ये। और एंड आप बखूबी वाकिफ हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो कभी हमने इस चीज को सोचा है कि ये जो हम शिकवे करते हैं बेसिकली इसके पीछे रीजंस क्या है कि हम हर दफा जिस शेयर को हाथ लगाते हैं उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो जाती है। हम स्टॉक मार्केट के ट्रेंड में जब पॉजिटिव समझ के एंट्री लेते हैं वो नेगेटिव चला जाता है, करेक्शन में आ जाता है। तो क्या हमने कभी कोशिश की कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें जो हम शायद गलत कर रहे हैं? तो अगर हम रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो बिलीव मी हम सब ये जो आपके सामने एक लिस्ट आई है, अ, यही वो कॉजेज होंगी जो हम सब अगर अ, ठंडे दिल से सोचेंगे तो यही वो कॉजेज हमें आइडेंटिफाई होंगी जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो सकते स्टॉक एक्सचेंज में।
जिसमें लैक ऑफ नॉलेज है, हम इमोशनल इन्वेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उनके ख़्याल में वो जिस ट्रेड में भी जा रहे होते हैं, वो बिल्कुल ठीक होती है। आप उसको उनको समझाएँ, उनको मशवरा भी दें, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। सो हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है ऑफ स्टॉक्स, वो गलत है, हमारी सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस गलत होती हैं। एंड इसी तरीके से हम परफॉर्मेंस को चेज़ करते हैं। चेजिंग परफॉर्मेंस से मतलब ये है कि जो स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके होते हैं, हम उसमें उस वक़्त एंट्री लेते हैं जब वो पीक से वापसी के सफ़र शुरू करने वाले होते हैं। जहाँ पे हम अक्सर फिर गिला करते हैं कि मैं जिस स्टॉक को भी हाथ लगाता हूँ, वो उसके बाद नीचे की तरफ गिरना, उसकी प्राइस शुरू हो जाती है। हम रिसर्च नहीं करते, हम दूसरों के सहारे बैठे रहते हैं, हम दूसरों से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि वो हमें कोई टिप देंगे, वो कोई हमें ऐसी शॉर्टकट बता देंगे जिसकी वजह से हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। या हम बेसब्री का मुज़ाहरा करते हुए प्रीमैच्योर जो है ट्रेड से एग्ज़िट लेंगे और हम इंतज़ार नहीं करेंगे खौफ की वजह से या लालच की वजह से। सो दीज़ आर द कॉज़ेज़ जो कि तकरीबन 99% जो स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता लोग हैं, दे फेस। आप अगर इसको स्टडी करेंगे, शायद आप एक आधे केस में ऐड कर सकें, बट ये ग्लोबली एग्रीड अपॉन फैक्टर्स हैं रूट कॉजेज़ के, जिसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज के पार्टिसिपेंट्स हैं, अक्सर उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम आज की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज की वीडियो में जहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, बट उस स्टेज से पहले काइंडली हमें कुछ चीज़ों को डिसाइड करना होगा। जो हम स्टॉक एक्सचेंज में जिस वक़्त जाते हैं कारोबार की नीयत से, तो हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए जो हम जिसकी वजह से जा रहे हैं। अ, हमें वो गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम स्टॉक मार्केट में आए किस वजह से हैं। क्या हम अपने लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे पास अगर एक मखसूस अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसकी मदद से हम मज़ीद पैसा कमाना चाह रहे हैं। हमारे पास जो पैसा है उसको हम ग्रो करना चाहते हैं, हमें इनकम की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो दूसरे सोर्सेज़ ऑफ इनकम है वो बहुत सफिशिएंट हैं। बट हम अपनी जो पैसे हैं उनको डिवैल्यूएशन से बचाने के लिए ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए हम स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं ताकि हमारा पैसा ग्रो कर सके इधर। या जो हमारे पास पैसे हैं उनकी जो वक्त के साथ जो वैल्यू में कमी आती है, उसको प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बरकरार रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं। सो इन तीनों चीज़ों में से हमें एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से फिर आपको प्लान करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में कि किस नीयत का आपको कारोबार करना चाहिए। आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस का पता होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि आप कहाँ तक लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आप 1 लाख में से कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं या उसकी कैपेसिटी रख सकते हैं। ऑल्दो कि हम में से कोई भी नुकसान नहीं चाहता, बट किसी भी एक ऐसी बिजनेस में जिसमें आपको फ्यूचर का आउटकम का नहीं पता, वहाँ आपको एक परसेंटेज रखनी पड़ती है कि मेरा जो रिस्क टॉलरेंस है वो 10% ऑफ माई टोटल अमाउंट। अगर आप कहते हैं कि आपने 1 लाख में 10,000 रुपये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो पहले दिन आपको ये रियलाइज कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 10,000 आप नुकसान कर चुके हैं जब आप स्टॉक एक्सचेंज में आए, और अब आपके पास 90,000 90,000 रुपीज बच गए हैं, जिसको आपने फिर से 1 लाख करना है। जब आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे, तो जब आपको लॉस होगा तो आपको वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा साइकोलॉजिकली, इमोशनली, जितना कि वो लोग करते हैं जो कि प्योरली प्रॉफिट की बेस पे आते हैं, और जब नुकसान होना होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते और मजीद नुकसान करते चले जाते हैं। सो आपको अपनी रिस्क जो टॉलरेंस है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, पे आउट्स परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स इस वक्त उस प्रोडक्ट के हवाले से क्या है,
उस स्टॉक के हवाले से टेक्निकल एवेल्युएशंस आपको क्या बता रही हैं, ये कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो काइंडली खुद रिसर्च करें। अगर आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो फाइनली आप मुझ जैसे लोगों की वीडियोस के लिए इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि हम आपको कोई ऐसी टिप दे देंगे जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको दे सके, और यकीन माने वो टिप आपको कभी भी नहीं मिलेगी। हम आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, हम आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, और आप गलतियों पे गलती करते जाएंगे क्योंकि आपका अपना इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन ज़ीरो है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको खुद थोड़ी बहुत रिसर्च, मेहनत करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। और आजकल जब ऑनलाइन का इतना ज़माना है तो आजकल तो बहुत ईजी है। यू जस्ट गो टू गूगल एंड जस्ट सर्च एनीथिंग, आपके सामने वो ले आएगा। जस्ट 5 से 10 मिनट आपको डेली देने पड़ेंगे। जो भी आप करेंगे, जिस स्क्रिप्ट में भी जाएंगे, जिस माइंडसेट के भी साथ जाएंगे, आपको ये पहले दिन ही पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम दे सकते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी एवेल्युएशन के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, ताकि आप टाइमली डिसीजंस ले सकें स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए, रोटेशन के लिए, स्वैप ओवर्स के लिए। अगर आप खुद नहीं मॉनिटर करेंगे, आप अपने स्टॉक्स को नहीं देख रहे हैं, अपने सेक्टर्स को नहीं देख रहे, और आप सारा दिन स्क्रीन के सामने इसलिए बैठे रहते हैं कि कौन सा सेक्टर ज्यादा तेज चल रहा है, सो यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। आप अपने जो स्टॉक्स हैं, आपका जो अपना पोर्टफोलियो है, उससे मिलते जो स्क्रिप्ट्स हैं, उन पे अगर आप फोकस करेंगे, आप ज़्यादा तेज़ी से ना सिर्फ लर्न करेंगे बल्कि अचीव भी करेंगे इन द स्टॉक एक्सचेंज। अब हम आ जाते हैं कि जो आज की हमारी जो वीडियो जिसके बारे में बनी है कि वो कौन सी पोर्टफोलियो है, वो कौन सा टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक सेफ जोन के अंदर रहते हुए ऑपरेट कर सकें और ट्रेडिंग या अपने बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज में जारी रख सकें। देयर इज अ थ्योरी इन द स्टॉक एक्सचेंज या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो लिटरेचर है, जिसको कहा जाता है बैलेंसिंग द ईस्ट थ्योरी है। बैलेंसिंग द ईस्ट थ्योरी मतलब ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन करते हैं जहां पे एक कंपोनेंट जो उसके राइट साइड पे जो आता है, ईस्ट साइड पे जो आएगा उसको सपोर्ट करेगा, एंड सो ऑन। आपका एक सर्कल बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है जहां पे तमाम सेक्टर्स, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट में आगे चल रही होती हैं। इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अगर आपको किसी एक सेक्टर में लॉस हो रहा है तो दूसरे सेक्टर्स उसको आके संभाला देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और आपको उतना नुकसान होने से बचाते हैं। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बैलेंसिंग ऑफ द ईस्ट को प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हम कैसे करते हैं, तो हमने इसको 4 कैटेगरीज के फॉर्मेट पे आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें कैटेगरी ए जो कि वॉलेटाइल स्टॉक्स के ऊपर बेस करती है, कैटेगरी सी जो कि स्टेबल स्टॉक्स पे बेस करती है, एंड ये दोनों जो होती हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इन रिलेशन में होती हैं। जैसे जैसे हम आगे वीडियो में जाएंगे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। और इसके साथ जो 2 कैटेगरीज और हैं, बी एंड डी, वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जो कि साइडवेज हम देख रहे हैं इसको। सो बेसिकली बैलेंसिंग द ईस्ट, जैसे आप कंपास में देखते हैं कि जो नॉर्थ है वो नहीं चेंज होता, आपकी कंपास नीडल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो इस जो फ्रेम या इस जो फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो है उसमें 2 चीजें इसमें कांस्टेंट रहेंगी, विच इज जो कैटेगरी ए है और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए इज नॉर्थ एंड कैटेगरी सी इज साउथ। जो बेक इसमें जो आपका मेन काम होगा, जो मेन स्टॉक्स चलेंगे आपके, जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ेंगी, वो जो साइड वेज की आपकी 2 कैटेगरीज हैं बी एंड डी, वो आपकी मेन फोकस होने चाहिए। इसमें जो कैटेगरी ए है दैट इज शॉर्ट टर्म, कैटेगरी सी जैसे हमने पहले बताया था लॉन्ग टर्म, और जो बी एंड डी है दे आर मिड टर्म। अब अगर आप इस तस्वीर को ही सिर्फ देखते हैं तो आप इसमें टाइम स्पेक्ट्रम के तीनों फेजेस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आप शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म तीनों की बेस पे आपने अपनी स्टॉक्स की सिलेक्शन की हुई है। सो लिहाजा जो स्टॉक्स
मीडियम टर्म में नहीं चल रहे तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में उसका फायदा आ रहा होगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म नहीं चल रहा, लॉन्ग टर्म भी नहीं चल रहा, तो मीडियम टर्म से आपको फायदा जनरेट हो रहा होगा। सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में चल रही होगी। इसी को अगर हम मजीद आइडेंटिफाई करते हैं बैलेंसिंग ऑफ द ईस्ट के जो एक सोच है या जो थ्योरी है या जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें तमाम सेक्टर्स सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे एक दूसरे के। अब इसमें हम आ जाते हैं कि जो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें हम क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकें। सो जो बेसिकली ट्रेडिंग है वो डे ट्रेडिंग के हवाले से है। स्विंग ट्रेडिंग आप कह सकते हैं, हफ्ते 10 दिन के टाइम स्पैन पे आपके स्टॉक्स को बेस होना चाहिए इस कैटेगरी में। इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि जो आपका मिड टर्म या जो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस आप एक में आप फर्टिलाइजर सेक्टर को देखते हैं जो कि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। लॉन्ग टर्म वाले में अगर आप देखते हैं तो हमने देखा है कि बैंक्स पिछले काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट आपको वेन्यू देते हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म उनके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। सो जो हमने शॉर्ट टर्म के ऑपोजिट था लॉन्ग टर्म वाले सेक्शन, उसमें हमने फॉर एग्जांपल आपके लिए बैंक्स को प्लेस करके दिखाया। इसी तरीके से जो दूसरा मीडियम टर्म है, इस वक्त सीमेंट सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने शुरू हो गया है। सो हमने जो मिड टर्म वाला है उसमें सीमेंट को प्लेस किया है ऑपोजिट टू फर्टिलाइजर। और फाइनली जो दरमियान का जो हिस्सा है इस पूरे बैलेंसिंग द ईस्ट के फार्मूले की थ्योरी को, वो आप एग्जिस्ट करते हैं उसमें, जिसमें आपका रोल है, जिसमें आपकी ड्यूटीज आती हैं, कुछ आपके डिसीजंस हैं और आपने ही चूंकि चारों कैटेगरीज को चलाना है। सो सबसे ज्यादा जो प्राइमल इम्पोर्टेंस का जो इक्वेशन में जो सेक्टर है वो आप वाला, जो आपकी एक इनफरादी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी एग्जिस्टेंस है इस पूरी थ्योरी में। इसी को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर इसमें डिग इन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे हमने आपको कहा था कि हमने एग्जांपल्स सिर्फ बैंक, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सेक्टर की ली थी, अब इसकी कंपोजिशन हम कैसे करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि जी जो पहला सेक्टर है जो शॉर्ट टर्म है ट्रेडिंग, उसमें आपको दो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बहुत फास्ट मूव करते हैं, जो कि बहुत वॉलिटिलिटी दिखाते हैं। और इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी वो इक्वल आएगी 50:50। दो स्टॉक्स होंगे जिसमें आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने अपने पैसों को। इसमें आपने बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इस डिसिप्लिन को, इसको आपने नहीं तोड़ना। यकीन माने आपको बहुत फायदा देगा इन द डेज टू कम। सो आपने दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में आपने इक्वल नंबर ऑफ मनी और रिसोर्सेज आपने उसको दिए। जो लॉन्ग टर्म वाला है जिसमें हमने बैंक्स को आपके लिए एग्जांपल एक कोट किया था, उसमें भी आपने दो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, दो स्क्रिप्ट्स को आपने देखना है। उसमें आपको एक हाई वैल्यू का स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि एक हेल्दी डिविडेंड देता है आपको और रेगुलरली देता है, और दूसरा जो स्क्रिप्ट आएगा वो कंसिडरेबली लो वैल्यू का होगा। प्रेफरेबली अगर वो भी आपको कोई डिविडेंड पेइंग स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो 65:35 होगी। जो 65% ऑफ इसकी जो एलोकेशन है वो आपको जो हाई वैल्यू का स्टॉक है उसको देनी पड़ेगी, और जो लो वैल्यू का है उसको आप 35% के हिसाब से जो है रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। जो तीसरा हमारा सेक्टर था सीमेंट वाला, जिसमें हमने मिड टर्म की इन्वेस्टमेंट देखनी है, उसमें भी आपने दो स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। प्रेफरेबली उनमें से भी एक अगर आपको डिविडेंड पेइंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और उनकी जो आपने रिसोर्स एलोकेशन है वो 50:50 पे करनी है, दोनों को बराबर एलोकेशन करनी है। इसी तरीके से जो हमारा चौथा और फाइनल आ जाता है फर्टिलाइजर को, जो हमने आपको एग्जांपल में कोट किया, एक जो सेक्टर है मिड टर्म का, उसमें भी आपने दो स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक हाई वैल्यू होगा, डिविडेंड पेइंग होगा, एक लो वैल्यू होगा। अगर डिविडेंड पेइंग है तो दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं है तब भी ठीक है।
लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, आप हाई वैल्यू को आपने कम रिसोर्स एलोकेशन की है 42:60 के हिसाब से। जो इसमें लो वैल्यू है उसको आपने रिसोर्सेज एलोकेशन ज्यादा कर दिए है। जैसे हमने बैंक्स में देखा था कि जो हाई वैल्यू का था उसको हमने ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन की थी, और इसमें हमने ऑपोजिट कर दिया है कि हाई वैल्यू को हमने कम रिसोर्स एलोकेशन की और जो लो वैल्यू है उसको हमने ज्यादा की। ये बैलेंस क्यों होता है इसको हम आगे जाके आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे और आप खुद भी इसको देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों के हिसाब से। अब इसमें एक गोल्डन कंपस का रूल आ जाता है। जो हमने आपको पहले बात बताई थी कि जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो आपके स्टैटिक रहते हैं। नॉर्थ एंड साउथ वो आपका स्टैटिक रहेगा। बेसिकली जो आपकी टोटल एक्टिविटी होगी वो वेस्ट और ईस्ट में जनरेट हो रही होगी, अगर आप कंपास के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं सिचुएशन को। जो इसमें आप आ, जो सी सॉ का आप देख रहे हैं एक एनिमेशन, बेसिकली ये दो जो आपके होंगे मिड टर्म वाले, ये आपके मेन प्लेयर्स होंगे जो आपके स्टॉक्स, आपके प्रॉफिट्स, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा रहे होंगे। आपको इनमें ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। फोकस तो आपको चारों में रखना पड़ेगा, बट जो आप खेलेंगे वो आप अपने साइड वेस्ट और ईस्ट वाले जो कैटेगरीज हैं उसमें आप ज्यादा फोकस रखेंगे, ट्रेडिंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एंट्रीज एंड एग्जिट्स के हवाले से। इसी चीज को अगर हम पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं 100 रुपए के साथ, और अभी आप सेम जो बैलेंसिंग द ईस्ट के फॉर्मूले पे देखते हैं, तो जो रिसोर्स एलोकेशन आप करेंगे, जो ट्रेडिंग वाला जो सबसे पहला शॉर्ट टर्म हमारा था, उसको सबसे कम पैसे आप एलोकेट करेंगे दो शेयर्स को, जो आप कहते हैं मैं 15 रुपए उसको एलोकेट करूंगा। बैंक्स को आप जो आपका लॉन्ग टर्म है उसमें सबसे ज्यादा फंड्स एलोकेशन करेंगे 30 रुपए। जो सीमेंट और फर्टिलाइजर है जो मिड टर्म के हैं उसमें आप इक्वल अमाउंट करेंगे 20-20 रुपए। और जो उसके अंदर फिर फर्दर सब डिवीजन है ऑफ स्टॉक्स, वो आपके सामने जो रेशोज हैं उस हिसाब से आप करेंगे। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आप क्लियरली देख सकेंगे आपके पास हर टाइम 15 रुपए का बैकअप की जो फाइनेंसेस हैं वो अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 15 रुपए अपने पास रख के मुझे क्या फायदा है अगर मैं उनको इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सो ये बैकअप आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इसीलिए बैकअप है कि अगर आप किसी जगह पे फंसते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बट इस इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया ये होगा कि जो पैसे आप कमाएंगे अपने ईस्ट और वेस्ट वाले कैटेगरी से, वो आप आगे इन्वेस्ट करेंगे। प्रायोरिटी में आप उसको देंगे जो ट्रेडिंग वाला सेक्शन है, क्योंकि उसमें आपकी तेजी से इन्वेस्टमेंट होती है, डेली बेसिस पे आप एंट्री ले रहे होते हैं। बाजुकात आप फंस जाते हैं उधर, बाजुकात आप एक स्क्रिप्ट में जाते हैं जिसमें अगले 15 मिनट में लोअर लॉक लग जाता है। अब आपके पास गुंजाइश नहीं है अगले दिन का इंतजार करने के अलावा, बच्चों के लोअर लॉक लग गया और आपको मजीद पैसों की जरूरत है टू एवरेज योर नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो आप यहां से पैसे उठाएंगे और आप उसमें डालेंगे। बट दिस इज टेम्पररी एंड ओनली अगर आपको ईस्ट और वेस्ट वाली कैटेगरी से पैसे उस वक्त अवेलेबल है। जो आपका मेन फोकस होगा प्रॉफिट्स को एड अप करने का, वो आपके लॉन्ग टर्म वाले कैटेगरी में होगा, जहां पे आप मुसलसल आप नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आप इसमें पैसे डाल रहे होंगे, क्योंकि ये वो आपका कैटेगरी है जो बेसिक आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत फायदे आते रहेंगे, बट बेसिकली जो आपने अचीव करना है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी जितनी कमाई आएगी तीनों कैटेगरी से, वो आप फाइनली इसमें बैंकअप करते जाएंगे। की टेक अवेज की अगर आज की हम बात करते हैं, तो इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रीडोमिनेटली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मोड की फ्रेम में चल रही है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंटली ये कहे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर हमने इतनी फ्लक्चुएशन देखी है रेट के अंदर कि जिसमें इस वक्त ये प्रोजेक्ट कर देना कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, दिस विल बी प्रीमेच्योर टू से।
सो आपकी जितनी भी सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स होंगे, कोशिश करें वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बेस पे आप करें। लॉन्ग टर्म इस वक्त आप ना उसको रखें। अब आप कहेंगे कि हमने आपको पहले लॉन्ग टर्म बताया, बैंक्स बताए, तो अब हम शॉर्ट टर्म नहीं। बैंक्स को भी जो आपने सेलेक्ट करना है वो मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, सोचना है। 8 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल के, 10 साल, 15 साल वाले पॉइंट फ्रेम से आपने नहीं सोचना। सो इस वक्त जो हमारा लॉन्ग टर्म है वो आप समझें कि साल से 1.5 साल के टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं। जो मीडियम टर्म है वो हम बात कर रहे हैं बिटवीन 3 to 4 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो शॉर्ट टर्म है वो तकरीबन आप समझें कि 2 से 4 हफ्तों के दरमियान की हम बात कर रहे हैं। ऑल दो क्या अगर इसको आप और भी शॉर्ट करें, आप वीकली बेसिस पे भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। डे ट्रेडिंग हो गई आपकी या स्विंग ट्रेडिंग हो गई, वो आप जो नॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे नीचे लाके अगर वीकली बेसिस पे ले आए तो बहुत अच्छा होगा इस वक्त की एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में। इसी तरीके से जो आपकी असेसमेंट्स एंड एवेल्युएशन है अपने पूरे इस पोर्टफोलियो की, वो आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी 6 से 8 हफ्ते बाद। आपको नजर आएगा कि अब फर्टिलाइजर सेक्टर थक गया है, उसकी जगह ऑयल मार्केटिंग कंपनी बहुत अच्छा ऊपर की तरफ आ रही है, तो आप फर्टिलाइजर सेक्टर को रिप्लेस करेंगे विद मार्केटिंग ऑयल, जो मार्केटिंग कंपनी है उनसे। या आप समझते हैं कि सीमेंट सेक्टर इस वक्त थक चुका है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर आ रहा है, सो आप सीमेंट को रिप्लेस करेंगे विद ऑटोमोबाइल्स। बट ये जो ट्रांजिशन होगी ये हेस्टली नहीं होगी, जल्दी में नहीं होगी। आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करके एग्जिट लेंगे। उसमें शायद आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगे, बट अगर आप प्री प्लान चल रहे होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मैंने इतने लेवल की प्रॉफिट पे एग्जिट लेना है। जो आपको हमने शुरू में बताया था कि जो हमें एक अंदाजा ही नहीं होता कि हम चाहते क्या है मार्केट में। तो अगर आप अपने लिए प्रॉफिट को पहले से एक लाइन को स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो आपको एग्जिट लेने में उसमें बहुत आसानी होगी। इसी तरीके से जो प्रायोरिटी ऑफ द कैटेगरीज है फॉर फंड्स एलोकेशन, पैसों के देने के हवाले से, वो आपकी कभी चेंज नहीं होगी। आपके सेक्टर चेंज हो सकते हैं, सीमेंट की जगह ऑटोमोबाइल आ सकता है, ऑटोमोबाइल की जगह फार्मास्यूटिकल्स आ सकते हैं, आपका फर्टिलाइजर की जगह जो है वो ऑयल रिफाइनरीज आ सकते हैं, वो एक्सप्लोरेशन आ सकता है। लेकिन उनकी जो एलोकेशन है ऑफ फंड्स और विद इन फर्दर जो सब डिवीजन ऑफ फंड्स है वो नहीं चेंज होगी। ये आपने स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करना है। इस वक्त जो आपकी जितनी अर्निंग्स हैं वो आपने हर हाल में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम पहले आपको कह सके, आपने सिर्फ उनको वहीं पे री इन्वेस्ट करना है। आपने उन पैसों को शॉर्ट टर्म में नहीं कन्वर्ट करना, उन पैसों को मिड टर्म में नहीं कन्वर्ट करना, या उसको आपने मिड टर्म को आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहा कि अगर सीमेंट नहीं चल रहा तो आपने फर्टिलाइजर से पैसे निकाल के सीमेंट में डाल दिए। प्लीज आपने ये वाला नहीं करना। आपने बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए जहां से भी आपको पैसे मिलेंगे वो आपने लॉन्ग टर्म वाले में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये आप फॉलो करेंगे एक दफा तो आपको खुद इसके रिजल्ट्स आना नजर आने शुरू हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू लाइटर नोट, अगर आप स्टडी करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो कहा जाता है कि देयर आर 14 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टर इमोशंस एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसका लिंक भी हम आपको दे देते हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, काइंडली गो टू इट अगर आप वीडियो को पॉज करके नहीं देखना चाहते। काइंडली आप अपने एक्सपीरियंस से अगर आप शेयर करना मुनासिब समझें, आप हमें बता देना ऑनेस्टली कि आप इन 14 स्टेजेस में से आप अभी तक अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कितनी स्टेजेस देख चुके हैं। चूंकि आपके जवाब सामने आ रहे होंगे, यकीन माने इट विल बी एन इंटरेस्टिंग आउटकम जो आपकी फीडबैक से हमें मिल सकती है कि आप सिर्फ इस 14 स्टेजेस को देखें, आइडेंटिफाई करें एंड देन टेल अस कि आप कितनी स्टेजेस देख चुके हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, जो कि वीकेंड पे हम आपके लिए लेके आते होते हैं। एंड टुडेज वीडियो वाज अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मास्टरिंग इट। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे हर वीडियो के अख्ताम पे हम कहते हैं कि आप अपनी फीडबैक, अपनी जो सजेशंस हैं वो हमें बताएं ताकि हम अपने कंटेंट को उसी हिसाब से
आपके लिए बनाकर लेकर आएँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। एक चीज़ जो बहुत अरसे से मैं कहना चाह रहा था कि देखिए we don't ask you to do anything. We don't ask you to pay us money. We don't ask you to subscribe our channel. We don't ask you for anything. We just want थोड़ा सा आपका टाइम और आपकी फीडबैक. If you are not able to do that, we can only have good wishes, best wishes for you in your future days to come. So thank you again. Keep smiling till we meet again. Allah Hafiz and take care.